हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग जितना पढ़ लिए थे उससे आगे चलते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ मोल सीखा था, बाय मास सीखा था, है ना, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल सीखा था। उसके बाद हम लोग क्या है कि जब क्वेश्चंस बना रहे थे उसमें तो देखे थे कि हमको मोल पता है तो द्रव्यमान ज्ञात करना था, द्रव्यमान पता है तो मोल की संख्या ज्ञात करनी थी, पार्टिकल्स की संख्या पता है तो मोल की संख्या ज्ञात करना था, है ना। इस तरीके से सारे चीज़ें थे। तो हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे। तो आज का क्लास हमारा क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। हम लोग जितना सीखे हैं उन सब पे क्वेश्चंस करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। डन है? चलिए, तो हम एक बेसिक सा टूल बना लेते हैं। जैसे अपने पास था कि अगर हमको बोला जाए 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में, तो 1 मोलिक्यूल में H2SO4 में कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। तो Na मॉलिक्यूल्स है अगर, तो उसमें कितना होगा, 2 इंटू Na हाइड्रोजन एटम, 1 इंटू Na सल्फर एटम एंड 4 इंटू Na ऑक्सीजन एटम। 1 मोल H2SO4 है, मतलब कितना, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 मोल सल्फर एटम होंगे और 4 मोल ऑक्सीजन एटम, है ना। या फिर परमाणु की संख्या में ज्ञात करना हो तो 1 मोल में 6.022 होता है, तो उससे गुना करने पे क्या आ जाएगा अपने पास, परमाणु की संख्या। ये सब हम लोग कल कर चुके थे, है ना। अब इसी पे अलग अलग क्वेश्चन है तो हम लोग चलते हैं। हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है अपने पास 34.2 ग्राम Al2SO4 हॉल थराइस में ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या है। तो ये क्वेश्चन मैं कल बता दिया था, चलो एक बार और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास, गिवन मास। आपको निकालना क्या है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। दो ऑप्शन है आपके पास निकालने के लिए। एक कि आप क्या काम करो, निकालो मोल की संख्या। चलो, मोल की संख्या बताओ, मोल की संख्या बराबर क्या आएगा। तो मोल की संख्या बराबर हम लोग पढ़ रखे हैं, दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान, है ना। दिया गया द्रव्यमान और बट्टे में मोलर द्रव्यमान। ठीक, बताओ दिया गया द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 34.2 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कैलकुलेट करो। एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12। एक एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये 27 दूनी 54, 32 दूनी 64 और 16 गुने 12, है ना। तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, इधर 2 एकम 2, 6 एकम 6 2 8 1 9, एक एकम 292, यानी ये आ गया 292। कितना आ गया, 4 4 8 8 16 12, इतना आना चाहिए ना। 4 4 8 2 10, सही जा रहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 32 तिहाई 96, हाँ ये एक वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपका, 96। ठीक है, 32 तिहाई कितना होगा 96, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 4 10 2 12 के 2, हाथ में 1 9 9 18 5 कितना 23 1 24, 342 ग्राम पर मोल। डन। तो कितना हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल, है ना बाबू रे, ग्राम से ग्राम गया, ये आ जाएगा कितना 0.1 मोल। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हमारे पास 1 मोल, ध्यान से सुनना, 1 मोल Al2SO4 हॉल थराइस होता, है ना। तो 1 मोल Al2 क्या कहते हैं SO4 हॉल थराइस में कितना एल्यूमिनियम होता, एल्यूमिनियम कितना है 2 मोल एल्यूमिनियम है। बताओ सल्फर कितना है 3 मोल सल्फर है। और बताओ कि ऑक्सीजन कितना है, तो 4 तिहाई 12 मोल ऑक्सीजन है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो हम यहाँ से सिंपल कहेंगे कि 1 मोल Al2SO4 हॉल थराइस में बताओ कितना है, 12 मोल ऑक्सीजन परमाणु है ना। तो बतलाइए 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 0.1 मोल Al2SO4 हॉल थराइस में कितना होगा, तो 0.1 इंटू 12 मोल ऑक्सीजन परमाणु, है ना। और अगर मोल नहीं निकालना है तो 0.1 इंटू 12 इंटू कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। डन। चलिए आगे चले। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या है कि हम लोग फॉर्मूला से भी लास्ट में सब क्वेश्चन को करेंगे कि कहा जाता है बाबू रे कि जब भी हमको परमाणु की संख्या ज्ञात करना हो, है ना, परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या बराबर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला क्या, मोल की संख्या
मोल की संख्या और गुने में अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, है ना। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते किससे, फॉर्मूला लगा करके, तो हम लोग मोल की संख्या ज्ञात कर चुके थे। तो अगर हमको निकालना होता इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या तो कैसे निकालते, बड़ा सिंपल था। क्या है फॉर्मूला, मोल की संख्या। बोलो मोल की संख्या कितना आया, अभी निकाले थे ना 0.1 इंटू, बताओ अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो कितना अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या बताओ कितना है, 12, है ना। ऑक्सीजन परमाणु कितना था, 4 12, इंटू में एवोगाड्रो नंबर। डन, एवोगाड्रो नंबर। आप सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि SO2 के कितने द्रव्यमान में 1.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमसे पूछा जा रहा है कि SO2 के कितने द्रव्यमान में SO2 के कितना होंगे, 1.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1 मोल SO2 है, सिर्फ ये बोले बाबू रे 1 मोल SO2 है, तो बताओ 1 मोल SO2 में कितना मोल ऑक्सीजन है। क्या बताओगे आप लोग, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे कि 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु है सर, है ना। 1 मोल SO2 में कितना मोल है, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु है कि नहीं। तो अगर हम लोग बोले कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में कितना मोल SO2 होंगे, तो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा ना। अगर हम लोग बोले कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसका मतलब SO2 का कितना मोल होगा, 1/2 मोल SO2 होंगे। डन। हमसे प्रश्न में पूछा कितना में गया है, 1.2 मोल में, है ना। तो बताओ 1 मोल में 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितना में उपस्थित है, 1/2 मोल SO2 में। तो बताओ कि 1.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितना में उपस्थित होंगे, जल्दी बोलो। 1.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितना में उपस्थित होंगे, बोलो। कितना में, मोल ऑक्सीजन परमाणु। तो सिंपल है ना, 1 मोल में कितना, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित 1/2 मोल में, तो 1.2 मोल कितना में होंगे, तो 1/2 गुने कितना, 1.2 मोल SO2, तो कितना आ जाएगा, 0.6 मोल SO2। डन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया था कि SO2 के कितने द्रव्यमान में 1.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो ऐसे 0.6, तो 0.6 हम लोग का क्या आया, मोल आया। हमसे द्रव्यमान पूछा गया, बताओ द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, है ना। तो सिंपल सी है, एक बात बताओ, याद रखना, हमको मोल पता है और हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। याद करिए क्या था फॉर्मूला, जब हमको मोल से मास निकालना हो, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। याद है या भूल गए हैं, हम लोग पढ़े थे ना। मोल्स बराबर क्या था फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, पढ़े थे ना। दिया गया द्रव्यमान बाय में मोलर द्रव्यमान। तो जब भी हमको मास निकालना होगा तो मोल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास से। तो 0.6 इंटू बताओ SO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 10, है ना। तो आ जाओ कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखो। ये 64 इंटू 6, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 6 1 36 और 2 कितना, 36 2 38 और बट्टा कितना है अपने पास 10, यानी 38.4 ग्राम। आई बात समझ में, 38.4 ग्राम SO3 में, SO2 में क्या होंगे, 1.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, H2SO4 के कितने द्रव्यमान में 80 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे। अब ध्यान से सुनो, फिर से क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको H2SO4 दे रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है, 80 ग्राम ऑक्सीजन होंगे। तो पहले देखो कि हम H2SO4 से क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सी है कि बाबू अगर हम लोग सिर्फ लिखे H2SO4 तो क्या कहोगे तुम, बड़े ध्यान से देखो, ठीक है।
कि सर अगर हमारे पास 1 मोल H2SO4 है, मैं थोड़ा इसको ये कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल H2SO4 में मैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की बात करूँ, बताओ कितना मोल हाइड्रोजन है? तो कहोगे कि सर 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु है। सल्फर कितना है? 1 मोल सल्फर परमाणु है। ऑक्सीजन कितना है? तो आप कहोगे कि सर 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, मैं मास के हिसाब से पूछूं, बताओ 1 मोल है यानी हाइड्रोजन कितना है इसमें? तो आप कहोगे कि 2 ग्राम पर मोल है सर। सल्फर कितना है? 1 मोल, तो 1 मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम होता है। फिर ऑक्सीजन कितना है? 4 मोल, तो 1 का 16, तो 4 का कितना होगा? 64 ग्राम होगा। डन। यानी यहाँ से हम अच्छे तरीके से ये कह सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 यानी कि हमारे पास, और ये कितना है? 98 ग्राम, है ना। यानी हम यहाँ से देखने से कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 98 ग्राम H2SO4 होता तो 98 ग्राम H2SO4 में कितना ऑक्सीजन होता? 64 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता, है ना, या ऑक्सीजन परमाणु होते। आई बात समझ में? कितना में? 98 में कितना कंटेन करते? 64। लेकिन हमसे क्वेश्चन किसमें पूछा गया बाबू रे कि H2SO4 के कितने द्रव्यमान में 80 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो हमको निकालना क्या है? द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे द्रव्यमान? तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं मोल। तो देखो 80 ग्राम ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? O2 ले लेते हैं, है ना। बताओ इसके मोल की संख्या कितनी होगी? जल्दी बोलो, इसके मोल की संख्या कितनी होगी? तो बड़ा सिंपल है ना, बताओ। दिया गया द्रव्यमान बट्टा में मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन परमाणु है तो चलो अभी एक ही कंसीडर करो, है ना। तो एक ही कंसीडर करने का मतलब इसमें ये भी आता है कि सर कब O2 कंसीडर करेंगे, कब O कंसीडर करेंगे, है ना। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु लेते हैं, तो ये डन। तो देखो ध्यान से बतलाओ क्या आएगा? 16। बताओ 16 5 कितना होगा? 80, यानी कि 5 मोल है। कितना मोल है? 5 मोल। तो आओ अब यहाँ से सॉल्व करो, बोलो 1 मोल H2SO4 है, तो 1 मोल H2SO4 में कितना मोल था अपने पास? 4 मोल क्या था बोलो तो? ऑक्सीजन परमाणु था। डन है, 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु था। तो बताओ हमको कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितने मोल H2SO4 में उपस्थित होंगे? बड़ा सिंपल है ना बाबू रे, 1/4 मोल H2SO4 में क्या होंगे? 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो बतलाओ हमको कि 5 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 5 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितने मोल में उपस्थित होंगे? तो बोलो 1/4 गुने 5 मोल H2SO4। बताइए क्या आपको इतना समझने में कोई दिक्कत है? तो देखो ध्यान से, यानी यहां से हमको पता चला, स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखे कि 5/4 मोल H2SO4 में क्या है? बोलो 5 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। डन। बोलो 5 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। तो हमको क्या निकालना है? मोल तो निकालना नहीं था, क्या निकालना है हम लोगों को? मास। तो बताओ मोल पता है, मास निकालना है। फिर हम बोले थे कि याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मोल और मास का क्या बनाए थे? एक रिलेशन, कि जब हमको मास पता है और मोल निकालना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय मोलर मास। और जब मोल पता है, मास निकालना है, क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। डन। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बताओ 5/4 मोल H2SO4 का मास कितना होगा? तो क्या करेंगे? 5/4 गुने में इसका मोलर मास कितना होता है? 98। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। डन। बताइए इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है? जल्दी। अब चलो एक बेसिस ये अगला चलते हैं हम लोग, आगे भी क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, H3PO4 के कितने द्रव्यमान में 0.25 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है? चलो जल्दी से इसका आंसर दो, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसी पे ऐसा क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2SO4 के कितने द्रव्यमान में 0.25 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है।
यानी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, H3PO4 का क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है। इतना तो हम कह सकते हैं ना कि सर अगर हमारे पास 1 मोल H3PO4 है तो हमसे पूछा गया है क्या, ऑक्सीजन का, तो हम कहेंगे सर 1 मोल में क्या है, 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। सिंपल सी बात है ना, बोलिए यस और नो। 1 मोल में कितना मोल ऑक्सीजन परमाणु है, 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि कितने में 0.25 कितने में होंगे। डन। तो बताओ पहले हमको 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितना मोल H3PO4 में होगा। तो 1 मोल में 4 था, तो एक मोल कितना में होगा, 1/4 मोल H3PO4 में, है ना। हमसे पूछा क्या गया है कि 0.25 मोल कितने में होंगे। तो बताओ 0.25 मोल कितने में होंगे। तो 0.25 को भी क्या लिख सकते हो, देखो तो हम 0.25 को लिख सकते हैं ना, 25 चौके 100, 1/4 मोल। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु अगर 1/4 मोल H3PO4 में है तो 1/4 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितने मोल में उपस्थित होंगे। तो बड़ा सिंपल है, गुना हो जाएगा, 1/4 गुने में 1/4 मोल H3PO4, है ना। तो बताओ कितना आ गया ये, 1/16 मोल H3PO4। हमको क्या निकालना है, मास। बताओ मोल पता है, मास निकालना है, कैसे निकालेंगे बाबू रे। अभी फिर से हम कह रहे हैं कि मोल पता है, मास निकालना है, क्या करेंगे बताओ, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। डन। चलो देखो ध्यान से, 1/16 गुना, बताओ मोलर मास कितना होगा इसका निकालो। H3PO4 है तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1, फॉस्फोरस कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। इसका मोलर मास 1, इसका कितना होगा बाबू रे, फॉस्फोरस का कितना होगा, फॉस्फोरस का आ जाएगा आपके पास 31 और ऑक्सीजन का 16। ये 1, ये 31 और ये 64, तो कितना आ जाएगा ये, जल्दी बताओ, ठीक है ना। अच्छा हाइड्रोजन 3 है तो 3, तो ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, है ना। तो मल्टीप्लाई करो 98 से, तो कर लेना जो आपका आंसर है वही क्या हो जाएगा, उतना मास। तो कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइड करो तो 16 और यहाँ पे 98 कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 छौके 96, है ना, और इधर 2 यानी 6 पॉइंट समथिंग ग्राम आपको आ जाएगा आंसर। डन। तो अभी तक हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम लोग जितना सीखे हैं उसी से क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मोल्स में नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम लोग अब कैलकुलेट करना सीखेंगे किससे, वॉल्यूम से मोल का कैलकुलेशन, यानी आयतन पता हो उससे हम लोग किसकी गणना करेंगे, मोल की गणना। तो देखो बाबू आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, हमारे पास एक चैप्टर भी है, 5th चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें उसको अच्छे से देखेंगे, जानेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को लिखेंगे और एसटीपी और एनटीपी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, आइडियल गैस इक्वेशन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आई होप हम जानते हैं कि आप लोग को टेम्परेचर कन्वर्जन आता होगा, हम लोग 3 स्केल पे पढ़ते हैं, कौन कौन सा, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। तीनों स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों स्केल को ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक। आओ, आइडियल गैस इक्वेशन है क्या, हम लोग बड़ा सिंपल सी टर्म में कहे तो इसको हम लोग कहते हैं PV बराबर NRT, PV बराबर NRT। ये क्या है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर P क्या होता है, P होता है बाबू रे प्रेशर ऑफ गैस, P क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि गैस का दाब। किस में होता है, तो ये ATM में हो सकता है ना, बार में हो सकता है, mmHg में हो सकता है ना, ये सब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। तो एक ATM बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। डन। हम लोग चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 101.3
इंटू क्या होगा 10⁻³ पास्कल। अब बताओ 1 किलो में कितना पास्कल होता है, तो आप क्या कहोगे कि 10⁻³ तो 101.3 किलो पास्कल। ये एक एटीएम की डाटा है, ठीक है। बार में हम लोग क्या लिखते हैं, एक एटीएम बराबर 1.013 बार लिखते हैं, ठीक है। एक एटीएम बराबर क्या लिखते हैं 1.013 बार। एक बात बताओ, यहीं से अगर हम एक एटीएम बराबर 1.013 बार लिख रहे हैं तो एक बार बराबर कितना पास्कल होगा, तो बड़ा सिंपल है, देखो एक बार बराबर कितना पास्कल आ जाएगा 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये आपका यूनिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस पे, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या है आपके पास, टेम्परेचर है आपका क्या, तो टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर को 3 स्केल में देखेंगे हम लोग, किस किस स्केल में देखेंगे, तो एक हमारे पास आएगा डिग्री सेल्सियस, एक आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, एक क्या आएगा केल्विन। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होता है। देखो ध्यान से, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल है। कैसे, 273 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कि जब भी हमको, बड़ा सिंपल में समझो, कि जब भी हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट केल्विन, तो बड़ा सिंपल है, हम लोग 0 में क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, तो क्या आएगा ये 273 केल्विन आएगा, ठीक है। सेम कोई पूछ दे 25 डिग्री सेल्सियस बराबर व्हाट केल्विन, तो क्या करेंगे हम लोग 25 में 273 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 298 केल्विन आएगा, ठीक है, ध्यान से। इसी तरीके से 298 केल्विन। हो सके कोई पूछ दे कि -100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट केल्विन, फिर भी हमको क्या करना है, -100 में 273 जोड़ना है, तो वैल्यू कितनी आएगी 171 केल्विन। आई बात समझ में। ये बड़ा ही सिंपल सी चीज़ें थे कि टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा आप लोग जानते होइएगा क्या, डिग्री सेल्सियस से केल्विन से डिग्री सेल्सियस। तो देखो केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि जब भी करना हो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट, हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं 273, है ना। जैसे कि कोई पूछे हमसे कि 273 केल्विन इक्वल टू व्हाट डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग क्या करेंगे 273 में से 273 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। मान के चलो कोई पूछे कि बताओ 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 नहीं 373 केल्विन इक्वल टू व्हाट डिग्री सेल्सियस। बड़ा ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे इसमें से 273 घटा देंगे, डेटा क्या आएगी 100 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछ दे -573 केल्विन इक्वल टू व्हाट डिग्री सेल्सियस, फिर क्या करने हम लोग -573 में से -273 घटाने वाले हैं, यानी डेटा आने वाला है 336 7 7 14 और 5 2 7 8, यानी -848 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है हम लोग क्या करते हैं 273 घटा देते हैं, और जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं। बड़ा बेसिक सी चीज़ है, आपको चीज़ें आते भी होंगी। एक और स्केल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, जो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है किस में मेजर करते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट स्केल में करते हैं। ये किसके नाम पे पड़ा था, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट थे, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, फ़ारेनहाइट स्केल पड़ा था, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, एक रिलेशन आता है। रिलेशन क्या आता है कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, है ना। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, ये रिलेशन है। जब भी हमको वैल्यू निकालना पड़े, जैसे कि हम यहाँ पे लेते, ध्यान से देखो कि क्या कहते हैं डिग्री सेल्सियस, ये रिलेशन देखिए हम लोग, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। और मान के चलो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बतलाओ आप कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल, जो वैल्यू पता है डिग्री सेल्सियस की पता है 100 और डिग्री फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करनी, तो क्या मान लेंगे हम लोग x। बताओ 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अपॉन क्या है बोलो 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या मान ली है x -32/9। देखो कितना आ गया 22 20 नमा
180 बराबर कितना, x माइनस 32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 प्लस 32 कितना आ गया बाबू रे, 212 है ना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसी तरीके से मान के चलो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बतलाओ 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट। बड़ा सिंपल है, हमको पता है कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 है, डिग्री फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना, हम x मान लेते हैं। रिलेशन हमको पता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। बताओ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, तो 0 अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 है ना। देखो इधर आएगा कितना, तो ऐसे नहीं, अगर ऐसे नहीं हो रहा ये वाला वैल्यू तो 0, नहीं तो ऐसे करो, 0 बराबर क्या लिखोगे बताओ, बोलो क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ। ये वैल्यू 0 हो गया ना पूरा, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बराबर 0। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 32। आई होप ये वैल्यू राइट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या कि कोई पूछ दे बताओ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू व्हाट डिग्री सेल्सियस। ये भी बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमको डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है, डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करना है। बताओ क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। बताओ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी मान ली है हमने, x अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट 100 माइनस 32 अपॉन 9। तो देखो ध्यान से, x अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 78, नो 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 68 है ना, अपॉन में कितना 9, मल्टीप्लाई करो, x बराबर कितना आ जाएगा बाबू रे, 8 पंचे 40, 0 हाथ में कितना 4, 6 पंचे 30 4 34 बट्टा में 9, डिवाइड करो, 9 डिवाइडेड बाई 340 कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 तिहाई 27, जो भी हो समथिंग डिग्री सेल्सियस आपको आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक ऐसा वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को, आए देखते हैं ध्यान से। तो ये जो वैल्यू है आपका, जो डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में इक्वल है, हम कैसे निकालें, तो मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को भी मान लेते हैं x, दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम डिग्री सेल्सियस बराबर भी x मानते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर भी क्या मानते हैं, x। अब हम लोग पुट करते, देखो x बाई 5 इक्वल टू एक्स माइनस 32 अपॉन 9। तो कितना आ जाएगा इधर, 9x इक्वल टू 5x माइनस 160, ये इधर आया, तो 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 160 अपॉन 4 यानी माइनस 40। ये माइनस 40 ऐसा वैल्यू है बाबू रे जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, चलिए आगे चलते, ध्यान से सुनो। अब क्या है अपने पास, ये रहा कि सर देखना मैं कैसे मान लूँ, आप बोल दे मैं मान लूँ, बिल्कुल मत मानो, कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट। डन, चलो रिलेशन बैठाते हैं, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो चलो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 अपॉन 5 इक्वल टू कितना, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है बोलो, चलो डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहने दो, निकालना है, और माइनस 32 अपॉन 9, देखो कितना आ गया 8, 9 8 72, माइनस 72 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 72 प्लस 32, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई बाबू रे, माइनस 40। इसीलिए मैंने बोला कि ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डन है, चलिए आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ थे, इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ, ठीक है, कि टेम्परेचर क्या है, एटीएम क्या है ना, प्रेशर क्या है, और ये सब देख ले। अब चर्चा करते हैं किसका, हम लोग आर का। आर क्या होता है बाबू रे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से, जाने जाना, देखो, तो आर के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ कि आर जो है हमारे पास ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया बाबू रे, ये गैस नियतांक है। ठीक है, और आर की जो वैल्यू होती है ये हम लोग अलग अलग, एक लिखते हैं 8.314
जूल पर केल्विन पर मोल। और एक एटीएम में लिखते हैं, तो एटीएम में हम लोग कितना लिखते हैं 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये रहा आपके पास गैस नियतांक की वैल्यू। एन क्या है, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। डन। तो क्या क्या हो गया, पी हो गया प्रेशर ऑफ गैस यानी गैस का दाब। भी क्या हो गया, तो चलो भी देखेंगे हम लोग। भी क्या हो गया, वॉल्यूम। एन क्या हो गया, मोल। आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट। और टी क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करके अगर आपको कोई बोले, मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना 50 ml है ना। लेट क्वेश्चन है आपके पास कि वॉल्यूम किसी का 50 ml है, आइडियल गैस इक्वेशन पे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, है ना। तो बताओ कैसे बताओगे, तो हमको पता है एन की वैल्यू निकालनी है, हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो आइडियल गैस, आइडियल कंडीशन है क्या, हमको मोल्स निकालना है, तो क्या आ जाएगा पी वी अपॉन आर टी। तो निकालना होगा तो आइडियल कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना ले लेंगे, एक एटीएम ले लेंगे। वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम के बाद आर की वैल्यू अभी तुरंत देखे कि हम लोग एटीएम में भी कैलकुलेट किए हैं, क्या कहते हैं जूल पर केल्विन में भी कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। अब देखते हैं हम लोग कि एसटीपी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये एसटीपी है क्या। ठीक है, एसटीपी की अगर हम लोग बात करेंगे बाबू रे, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। डन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, ये दिख नहीं रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे काम की बात करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, सीखना कि क्या कहता है। दो कन्वेंशन है एसटीपी का, दो कन्वेंशन है, एक ओल्ड कन्वेंशन है और एक हमारे पास न्यू कन्वेंशन है। ठीक है, अब ओल्ड कन्वेंशन क्या है और न्यू कन्वेंशन क्या कहता है, हम लोग इस सब को अच्छे से देखते हैं। देखो ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कहा गया कि एक एटीएम और 273 केल्विन पर कैलकुलेट किया गया। डन। और न्यू जो है वो किस पे, न्यू कन्वेंशन फिक्स्ड टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। ये किस पे कैलकुलेट किया, फिक्स्ड टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पे कैलकुलेट किया गया। ठीक है, फिक्स्ड टेम्परेचर का मतलब निश्चित ताप एवं एक बार दाब पर कैलकुलेट किया गया। ठीक है, ध्यान से देखो, तो दोनों का जो वैल्यू है आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। हम लोग देखते हैं कैसे। तो निश्चित ताप कितना ले लेते हैं हम लोग 273 केल्विन, और ये प्रेशर कितना है अपने पास, ये टेम्परेचर है 1 बार प्रेशर है। ठीक है, कितना है 1 बार प्रेशर। तो हम लोग वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं। देखो वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे आएगा, देखो वॉल्यूम दोनों पे, तो हम लोग लिखते हैं इसको मोलर वॉल्यूम। तो बताओ यहाँ पे पी वी बराबर अगर हम लोग एन आर टी लिखते हैं तो भी बराबर क्या होगा, एन आर टी अपॉन में पी। तो अगर 1 मोल के लिए कैलकुलेट करें कि 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो, पहले फॉर्मूला बढ़ाओ, एन आर टी अपॉन में क्या पी। बताओ एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू कितना, तो हम लोग लेते हैं एटीएम में ले रहे हैं, तो एटीएम में आर की वैल्यू कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, अपॉन में बताओ प्रेशर कितना लिया जाए एटीएम, तो 1 एटीएम है ना। आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 22.4 लीटर। डन। ये कितना आएगा 22.4 लीटर। ये किसके अकॉर्डिंग है, ओल्ड कन्वेंशन। डन। किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बोलो, तो मोलर वॉल्यूम बराबर
अगेन एन आर टी अपॉन में पी, बताओ एन की वैल्यू कितनी 1, आर की वैल्यू है ना। अब इसमें किस में है कि बार में है, तो आप यहाँ से आर की वैल्यू क्या बैठाओ, कितना बैठाओगे यहाँ पर, बैठाओ 0.0821, ये 273 केल्विन। प्रेशर 1 एटीएम। अब आपको एटीएम से किस में बदलना है, बार में, तो बताओ एटीएम से बार में बदलने के लिए क्या काम करोगे, तो अपने पास क्या है, अभी तुरंत यहाँ पे पढ़े थे क्या कि 1 एटीएम बराबर 1.013 बार, तो एक बार बराबर कितना एटीएम हो जाएगा, 1/1.013, यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर दे, डिवाइड कर दे 1.013 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 22.7 लीटर। ठीक है, कहने का मतलब ये एक ओल्ड कन्वेंशन एक न्यू कन्वेंशन। ओल्ड कन्वेंशन किस में था, 1 एटीएम और 273 केल्विन टेम्परेचर पे। न्यू कन्वेंशन किस में था, कोई भी फिक्स टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, तो वो फिक्स टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन और प्रेशर कितना है यहाँ पर बाबू रे 1 बार। ठीक है, तो ये था अपने पास एसटीपी पे वॉल्यूम। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब पे अगर हमको कोई बोले तो मैं 2 कन्वेंशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि ओल्ड कन्वेंशन क्या कहता है और न्यू कन्वेंशन क्या कहता है। डन। अब देखिए कि आगे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एसटीपी, सामान्य ताप एवं दाब या मानक ताप एवं दाब भी हम लोग कहते हैं। इस पे अगर हम लोग अब देखेंगे तो ये हमारे पास आया कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कितना आ गया, ये आ गया है आपके पास 22.7 लीटर। जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, 22.4 लीटर बहुत छोटा सा माइल्यूट डिफरेंस है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आंसर के समय में देख लेना, अगर एग्जैक्ट मिल रहा है तो ये लगा देना, नहीं तो आप ये लगा देना। ठीक, तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पे कि मोल कैसे निकालेंगे। यानी हमारे पास एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन करके आया है वो ये कि 1 मोल गैस अगर है ना एट एसटीपी, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। ये किस पे, ओल्ड कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन पे कितना है 22.7 लीटर। ठीक, तो चलो मैं इसी पे लेके चलता हूँ। बताओ अगर 22.4 लीटर है, यानी यहाँ से हम लोग कुछ कह सकते हैं, पता है क्या, कि अगर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर है या 22.7 लीटर है तो कितना मोल को बताएगा, 1 मोल। डन, कितने मोल को बताएगा, 1 मोल को बताएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये कि 1 मोल गैस का आयतन एसटीपी पर कितना है बाबू रे, 22.4 लीटर है। ध्यान से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, वही बोले कि उल्टा देखो कि जब 22.4 लीटर है तो 1 मोल गैस को बता रहा है, तो बताओ अगर 1 लीटर होगा तो कितना को बताएगा, 1/22.4 मोल गैस। बोलो यस और नो। इसी तरीके से अगर हम पूछे बताओ भी लीटर होगा तो कितना गैस होगा, तो क्या कहोगे, 1/22.4 गुने में कितना, भी मोल गैस। बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं, होना चाहिए। बड़े ध्यान से देखो, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी और सब कुछ आपके लिए है ना। यानी हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जब भी हमको क्या पता हो, ध्यान से देखना, वॉल्यूम पता हो, हमको वॉल्यूम पता है और हमको मोल्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हम लोग क्या लगाएंगे पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस बाय में 22.7 लगा लो, 4 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 22.4 लीटर। ठीक, यानी मोल की संख्या बराबर गैस का आयतन और बट्टे में क्या, अच्छा लिख लेना आयतन बाबू रे, यहाँ पे 22.7 लीटर। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे हम लोग, अब जब भी हमको लिखना हो, हमने बोल रखा है बार बार कि हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि वॉल्यूम है
और वॉल्यूम से हमको मोल्स कैलकुलेट करना है। तो जब वॉल्यूम पता हो, मोल्स निकालना हो, डिवाइड बाय 22.7 लीटर या 4, और जब मोल्स पता हो, वॉल्यूम निकालना है, देन मल्टीप्लाइड बाय 22.7। डन। बदलाव इतना में कोई दिक्कत कि अगर हमको आयतन पता है और मोल की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 22.7 लीटर से भाग दे देंगे, या फिर हमको क्या है, मोल की संख्या पता है, आयतन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 22.7 लीटर से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना फंडा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान रखिएगा, ओनली वैलिड ऑन गैस। ये किस पे है, फॉर गैस के लिए। किसके लिए है, फॉर गैस। ठीक। चलो, तो हम लोग यहाँ से, मैं आपके सामने में एक अब चार्ट बनाने जा रहा हूँ। इस चार्ट को ध्यान से देखो, कहाँ कहाँ से सीखे हैं, एक ही बार में देख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मोल की संख्या की गणना, मोल की संख्या की गणना। तो पहला हम लोग सीखे मोल की बाय मास, है ना, बाय मास, बाय मास। तो हमने क्या बोला आपको, अब ध्यान में रखो, मोल की संख्या बराबर, मोल की संख्या बराबर क्या, दिया गया द्रव्यमान बट्टे में क्या बाबू रे, मोलर द्रव्यमान। डन, हमने बोला था आपको। दूसरा, अगर हमको बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी परमाणु या अणु की संख्या से, तो मोल की संख्या बराबर हम लोग क्या सीखे हैं फॉर्मूला, बताओ, परमाणु या अणु की संख्या और बट्टे में एवोगाड्रो नंबर। और अभी सीखे तीसरा, बाय वॉल्यूम, आयतन से कैसे करेंगे, तो मोल की संख्या बराबर क्या आएगी बाबू रे, बोलो बोलो, गैस का आयतन बट्टे में क्या बोलो, 22.4 या 7 लीटर। डन, ये तो हम लोग देख रखे थे, है ना। तो हम इसका एक चार्ट बना देते हैं। आप क्या क्या चार्ट बनाते हैं, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं मोल्स, इतना में तो होगा नहीं, चलो मैं ट्राई करता हूँ। मोल्स, मोल्स को रखा जाए 20 में, और मोल्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, 3-4 चीज़ें से देखने वाले हैं। एक किससे, बाय मास से, जब मास पता हो। एक किससे, तो बाय वॉल्यूम, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एक किससे, वॉल्यूम से, है ना। तो चलो कैसे कैसे करोगे, तो जब हमको मास पता है और वॉल्यूम मोल्स निकालना है, तो क्या बोले थे, याद करो। देखो, द्रव्यमान पता है, मोल निकालना है, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। सेम अगर हम लोग यहाँ चले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है और मोल्स कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, देखो, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। हमको फिर से मास, मोल्स पता है, मास निकालना है, क्या आएगा बोलो, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। और मोल्स पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल्स पता है, वॉल्यूम निकालना है, बताओ क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय, बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 22.7 लीटर। और अगर हमको वॉल्यूम पता है, मोल्स निकालना है, तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 22.7। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसी से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए। इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो फाइनली हम लोग पीछे के जितने क्लास में सीखे थे हमने सबको लिख लिया है। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ और आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन एक कि एसटीपी पर CO2 गैस के आयतन की गणना करें जिसमें 10 Na ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। कैसे करेंगे, 10 Na ऑक्सीजन परमाणु, बड़ा सिंपल है। हमको क्या निकालना है, एसटीपी पर CO2 गैस के आयतन की गणना। एक बात बताओ बाबूरे, अगर हम बोले यहाँ पर कि एसटीपी कंडीशन है, तो चलो बताओ, एसटीपी कंडीशन है, सामान्य ताप एवं दाब, तो क्या होने वाला है बताओ। यहाँ पे 1 मोल अगर CO2 होगा तो 1 मोल CO2 गैस का आयतन कितना होता बोलो तो, 22.4 लीटर या 22.7 लीटर आप बोल दो, डन। अगर 1 मोल होता तो, लेकिन ये कितना मोल है हमको तो पता नहीं है। हमको बोला है कितना है, CO2 कितना है, 10 Na ऑक्सीजन एटम है। तो हम लोग निकालते हैं पहले कि 1 मोल, ध्यान से सुनिएगा, 1 मोल CO2 में कितना मोल ऑक्सीजन परमाणु है बताओ। 1 मोल CO2 में कितना मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे, 2 मोल। 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु है, 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। कितना में, 1 मोल CO2 में। तो आप हमको बतलाइए कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु होता, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु होता तो ये कितना मोल CO2 में होता। तो सीधी सी बात है, 1 मोल में 2 है, तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु के में कितना में होता, 1/2 मोल CO2। यानी कहने का मतलब 1/2 मोल CO2 में क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 Na। 10 Na मतलब कितना, 10 इंटू कितना, Na है तो मल्टीप्लाई, यानी 10 मोल। तो बताओ हमको कि अगर 1 मोल 1/2 में है तो 10 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितने में होंगे, 10 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितने में होंगे, बड़ा सिंपल है ना, 1/2 अगुने कितना, 10 मोल CO2। यानी इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मोल CO2, है ना। तो यहां से तो देखने से आपको लग ही रहा है ना, क्या बताओ कि 5 मोल CO2 में, 5 मोल CO2 में कितना मोल ऑक्सीजन है, 5 दूनी 10 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। तो बताओ हम लोग क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए ना। तो निकालो वॉल्यूम, बताओ अगर एसटीपी कंडीशन है तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 एट एसटीपी कितना होता, बोलो बोलो। तो 22.4 ले लो या 22.7, है ना, जो चलो 22.4 पे ही बनाते हैं। तो बताओ कितना आ जाएगा, हमको क्या निकालना है, 5 मोल का। तो 1 मोल का 22.4 है, तो 5 मोल CO2 का कितना होगा बोलो, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 22.4 गुना में कितना, 5, है ना। तो जो आपका आंसर है उतना मोल क्या हो जाएगा, यानी सॉरी उतना लीटर आयतन, डन। 22 पंचे ये लगभग 113 पॉइंट समथिंग आएंगे, उतना लीटर वॉल्यूम। ठीक है, बताइए, ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एसटीपी पर 90.8 लीटर SO3 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या की गणना करे। ये तो और सिंपल है बाबू। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या बताओ, ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास 1 मोल SO3 होता, है ना, तो 1 मोल SO3 का मतलब एसटीपी पे देखते तो हम लोग कहते कि अगर 22.4 लीटर SO3 है तो बताओ इसमें कितना मोल ऑक्सीजन परमाणु होता, 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु होता। बोलो यस और नो, बिल्कुल यस। तो बताओ 1 लीटर SO3 में, 1 लीटर SO, अरे 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 ये क्या हो रहा है,
1 लीटर SO3 में कितना मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे बताओ। हमको निकालना है ना कि अगर 22.4 है तो कितना आता, 3 मोल। तो हम 1 लीटर में निकाल लेते हैं, तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा, 1/22 कितना 4 लीटर, है ना। गुने में कितना, यानी 1.22.4 गुने में 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु। अगर 1 में होता तो या तो ऐसे निकालो, है ना, फिर 90.8 से। नहीं तो क्या काम करो, देखो हमको क्या पता है, वॉल्यूम दे रखा है और गैस है, तो बताओ गैस का आयतन कितना दे रखा है, जल्दी बोलो। गैस का आयतन कितना दे रखा है, 90.8 लीटर। तो बताओ आयतन पता है, मोल की संख्या ज्ञात करनी है। बताओ फॉर्मूला क्या है मोल की संख्या की, बोलो। दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, है ना। दिया गया, सॉरी आयतन से निकाल रहे हैं ना, सॉरी आयतन से। तो आयतन से क्या आएगा बाबूरे, आयतन से क्या आएगा बोलो। ये 90.8 लीटर है। गैस का आयतन, गैस का आयतन, अब बट्टा में क्या बोलो, 22.4 लीटर। अब ये ना सीखे थे बाबू कि हमको पता हो, कहाँ सीखे हम लोग, यहाँ तो, अरे यहाँ सीखे थे ना कि जब हमको आयतन पता हो तो 22.4 या 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 8 है इसीलिए हम यहाँ पे ये लिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से इस वाले में, तो बताओ 90.8 बट्टे में 22 दशमलव कितना 4। तो ये करोगे तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल की संख्या, है ना, लगभग कितना आ जाएगा, 4 मोल है। तो बताओ हमको पता था आयतन, आयतन से निकाल लिए मोल। अब देखते हैं हम लोग यही कि बोलो 1 मोल SO3 में कितना ऑक्सीजन परमाणु है, तो 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु है ना। तो अब हम निकाल चुके हैं, कितना आया 4 मोल। बोलो 4 मोल SO3 में कितना ऑक्सीजन परमाणु होगा, तो 4×3 12 मोल। मोल में है तो आंसर 12 मोल, और नहीं तो 12 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु। डन। बताइए क्या इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है, SO3 में ही है ना। जल्दी बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है STP पर 1.8 लीटर H2O लिक्विड में परमाणु की संख्या की गणना करें। अब एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पर क्या है, H2O किस में है, लिक्विड में। अब H2O लिक्विड में है और आप अगर सेम फार्मूला लगा रहे हैं तो तय है कि आप गलत कर रहे हैं, है ना। आप सेम फार्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा पूरे, ठीक है। तो कैसे करते, ध्यान से देखो। एक चीज़ याद रखना, डेंसिटी ऑफ H2O, है ना, कितना होता है 1 ग्राम पर ml, यानी जल का घनत्व तो कितना होता है 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक। तो अगर हम लोग इसको लिखे, कितना है 1.8 लीटर H2O है। अगर हमको ml में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 1000 से। तो कितना आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1800 ml H2O। और H2O क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। तो लिक्विड है तो हम लोग ये वाला फार्मूला, गैस वाला फार्मूला तो अप्लाई करेंगे नहीं। और डेंसिटी कितना है अपने पास इसका, 1 ग्राम पर ml। तो हमको क्या पता है, गिवन मास पता है और साथ में क्या पता है हमको, डेंसिटी पता है, ठीक है। तो बताओ हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल्स। मोल्स बराबर क्या होता है बोलो। अगर डेंसिटी पता है तो डेंसिटी कैसे निकालोगे, यानी मोल्स। मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है हमारे पास, कितना 1800। मोलर मास कितना होगा वाटर का, 18 ग्राम पर ml, है ना, यानी 18 ग्राम पर मोल। तो कितना आ जाएगा 100 मोल, ठीक है। ये मोल की संख्या है बाबूरे।
अब बताओ अगर हम मोल की संख्या निकालनी, हमसे क्या पूछा गया है, परमाणु की संख्या ज्ञात करनी। तो बताओ कुल कितना परमाणु होगा। तो 1 मोल अगर H2O होता, 1 मोल H2O में कितना परमाणु टोटल, 3 परमाणु है 1 मोल में, यानी 3 परमाणु नहीं, इसको क्या कहते हैं मोल में ही कह दो। तो 3 मोल परमाणु, 1 मोल में 3 मोल परमाणु हैं, 3 मोल परमाणु है टोटल, टोटल बोला है ना। तो बताओ यहाँ पर कितना आया, 100 मोल। तो 100 में कितना आ जाएंगे, सिंपल सी है, 300 मोल परमाणु होंगे। तो 300 मोल मतलब कितना, 300 गुने Na, ज़्यादा करना है तो 300 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। डन, हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डन, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले के क्लास में। फिलहाल के लिए आज हमने आपको जितना बताया है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ क्या है कि हमने आपको फॉर्मूला भी बताया है। और आज हमारा मोल कंसेप्ट क्या हो गया, पूरा का पूरा, यानी इस मोल कंसेप्ट में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे चलेंगे मोल्स के बाद कल के नेक्स्ट के क्लास में एवरेज एटॉमिक मास, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो मैं आपको जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सफिशियंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगे। डन, मैं इसके बाद मिलूंगा सिर्फ क्वेश्चन के सेशन में, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होंगे। ओके चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी लर्निंग।